हे हेलो एंड वेलकम बैक फ्यूचर इंजीनियर्स। तो बात करने वाले हैं यार आज हम मॉडर्न फिजिक्स की। ओके, तो जी मेंस की अकॉर्डिंग ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए जिससे 3 मैक्स क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। मतलब 3 क्वेश्चंस तो इससे बनते ही बनते हैं बॉस। तो आपने बढ़िया से इसकी प्रैक्टिस करनी है। इसके जो अकॉर्डिंग टू द मेंस लेवल कंसेप्ट है जो यहाँ पे यूज होने वाले हैं उनकी हम बातें करेंगे, बढ़िया से इसको डिस्कशन करेंगे और क्वेश्चंस आराम से फिर हम सॉल्व करके आ सकते हैं। इसके क्वेश्चंस सॉल्व करना उतना टिपिकल नहीं होगा अगर आपने फंडामेंटल कॉन्सेप्ट पे अच्छे से ध्यान दिया। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं। जो कवर करने वाले हैं यार आज हम बात करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर की और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को कवर करने की पूरी कोशिश की जाएगी। ठीक है, तो यार सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ पे एटॉमिक स्ट्रक्चर की। तो इसकी जो क्वेश्चंस जो एटॉमिक स्ट्रक्चर से पूछे जाते हैं, अगर आप फॉर्मूले पे भी फोकस करेंगे, फाइनल आउटपुट पे और बेसिक फंडामेंटल से याद रखेंगे तो भी क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, डेफिनेटली बनाए जा सकते हैं। आप बस इस पे फोकस करो कि कहां पे मैं फोकस करने वाला हूं। इसकी जो बेसिक थ्योरी है, इसकी जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं, वो थ्योरेटिकल चीजें आप थोड़ी सी पढ़ेंगे, आपको पता भी होगा कि बोहर मॉडल की मैं यहाँ पे डायरेक्ट बात करूंगा। एटॉमिक स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए 3 मॉडल यहाँ पे बेसिकली आप यूज करते हैं। थॉमसन मॉडल आप यूज करते हैं, रदरफोर्ड मॉडल आप यूज करते हैं और बोहर मॉडल आप यहाँ पे यूज करते हैं। लेकिन हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों वह है बोहर मॉडल। ठीक है, इसी की हम बात करने वाले हैं। बोहर की जो मॉडल थे, उनके जो पोस्टुलेट्स हैं, उनके अकॉर्डिंग जो रिजल्ट उन्होंने बनाए उसको समझने के लिए, ओके, सारे कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग के लिए, कैलकुलेशन के लिए, उन पे हम फोकस करने वाले हैं और बहुत बढ़िया तरीके से उनको सीखेंगे अपने क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। क्योंकि हम यहाँ पे क्रैश कोर्स में जो मेन कंसेप्ट है दोस्तों उन्हीं पे फोकस करेंगे ऑब्वियसली। तो बोहर मॉडल के अकॉर्डिंग 3 पोस्टुलेट्स जो उन्होंने बताए थे, तो सबसे पहला यानी फर्स्ट जो पोस्टुलेट्स था उनका, ठीक है, वैसे ही आप सेकंड पोस्टुलेट्स की बात करेंगे, ठीक है, और फिर आप बात करने वाले हैं थर्ड पोस्टुलेट्स की। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे बात करने वाले हैं फर्स्ट पोस्टुलेट्स में उन्होंने क्या डिसाइड किया था, इन्हीं रिजल्ट का हमने यूज किया। जल्दी से इनको एक बार जल्दी से देख लेते हैं, फिर उन मेन कंसेप्ट पे और मेन फॉर्मूलाज पे हम फोकस करने वाले हैं जहां से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यार फर्स्ट पोस्टुलेट में बताया गया था कि जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस की ऑर्बिट में जहां पे वो रिवॉल्व कर रहे हैं, अगर वो किसी न्यूक्लियस की ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं तो वहां किसी तरीके का रेडिएशन एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है। ये इनका फर्स्ट जो पोस्टुलेट्स था, फर्स्ट पोस्टुलेट्स यू कैन से। सेकंड में उन्होंने बताया था यार कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रैंडमली किसी भी ऑर्बिट में ऐसे रिवॉल्व नहीं कर रहे हैं, वो एक स्टेबल टाइप की स्पेसिफिक ऑर्बिट में ही रिवॉल्व कर रहे हैं। और उसमें जो मैथमेटिकल उन्होंने हमें एक रिजल्ट दिया, वो क्या दिया, क्या हम अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, स्टेटमेंट क्या दी पहले देख लेते हैं। फिर थर्ड पोस्टुलेट में ये बताया गया कि जब वो हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी पे आते हैं तो कुछ वो एनर्जी रिलीज करते हैं, एक फोटोनिक जो एनर्जी होती है उसकी फॉर्म में। ओके, सो इन रिजल्ट्स का यूज करके हम सारी चीजें आराम से सीख सकते हैं, आराम से बना सकते हैं। सबसे पहले फोकस करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे दे लेता हूं, सपोज करो मैं किसी न्यूक्लियस की, एटम की न्यूक्लियस की बात कर रहा हूं और इसकी अपनी एक ऑर्बिट होगी। तो ये न्यूक्लियस है और इससे किसी ऑर्बिट में लेट्स सी nth ऑर्बिट की मैं बात कर रहा हूं तो उसकी जो रेडियस होगी वो nth होगी। इलेक्ट्रॉन है जो रिवॉल्व कर रहा है, उसकी वेलोसिटी उसके पास v हो सकती है उस पर्टिकुलर ऑर्बिट में। nth की बात करें, मैं पता नहीं कौन सी ऑर्बिट है, जस्ट लाइक यू जस्ट अंडरस्टैंड दिस थिंग। ओके, तो ये यहाँ पे रिवॉल्व किए जा रहा है, रिवॉल्व किए जा रहा है। तो बोल रहा है कि जब वो किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा तो वहां पे किसी एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है। तो अब हम क्या करने वाले हैं दोस्तों, यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है ना, कि ये जो इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, आपसे क्या पूछा जाएगा। देखो सबसे इंपॉर्टेंट बातें क्या है यहाँ पे, कि उसकी वेलोसिटी ऑफ nth ऑर्बिट निकालो। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। उस nth ऑर्बिट की जिसमें वो रिवॉल्व कर रहा है ना, वो जो स्टैंडर्ड उसके पास ऑर्बिट है, nth ऑर्बिट की रेडियस क्या होगी वो निकालनी है हमने। ठीक है, अब चूंकि वो उसमें रिवॉल्व कर रहा है तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी भी होगी, वो भी निकाल सकते हो। और चूंकि वो रिवॉल्व कर रहा है उसका टाइम पीरियड भी होगा रिवॉल्व करने का, वो निकाल सकते हो। उस पर्टिकुलर nth ऑर्बिट की मैं बात कर रहा हूं। ओके, और अगर आप फ्रीक्वेंसी निकालना चाहो तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हो। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। एज वेल एज चूंकि वो न्यूक्लियस से nth डिस्टेंस अवे है तो वो रिवॉल्व कर रहा है तो उसके पास उस ऑर्बिट में काइनेटिक एनर्जी भी होगी, उसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी होगी और दोनों से मिलकर बनेगी उसकी टोटल एनर्जी ऑफ दैट nth ऑर्बिट। तो आप ये सारी बातें यहाँ पे करने वाले हो, यानी काइनेटिक एनर्जी और आपकी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट ऑर्बिट और टोटल एनर्जी ऑफ दैट ऑर्बिट, एंड दैट इज इंपॉर्टेंट। इन चीजों पे आप फोकस करें, क्वेश्चंस आप आराम से बना सकते हैं।
इन शॉर्ट अगर इतनी चीजें आप सीख के जा रहे हैं, बढ़िया से प्रैक्टिस करके जा रहे हैं, तब भी क्वेश्चन हो जाएंगे, टेंशन नहीं है, ठीक है। तो यार इन सब की वन बाय वन एक तरीके से हम इनको देख लेते हैं। अच्छा, और कुछ पूछा जा सकता है? अगर इलेक्ट्रॉन है, चार्ज पार्टिकल है, ऑर्बिट में अगर रिवॉल्व कर रहा है तो ऑब्वियसली यहाँ करंट बन के तैयार हो जाएगी। तो एनथ ऑर्बिट में इलेक्ट्रिक करंट जो एनथ ऑर्बिट में बनेगी वो भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। और चूंकि करंट बन रही है तो उसकी वजह से एक मैग्नेटिक इंडक्शन यहाँ पे क्रिएट हो सकता है, उसका मैग्नेटिक मूवमेंट एनथ ऑर्बिट में आपसे पूछ सकता है, वो भी निकाल सकते हो। उसको बोलते हैं मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। बस ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, इनको आप याद रखेंगे तो मजा आ जाएगा भाई। इतनी चीजें अगर आप फोकस करेंगे तो फटाफट क्वेश्चंस आप कर लोगे, ठीक है। फिर इसकी जो फर्दर बातें होंगी वो आराम से कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। तो यार ये मैं यहाँ पे डायरेक्ट बातें करने वाला हूँ, ये कॉन्सेप्ट आए कहां से, कैसे आप करोगे। चूंकि ये रिवॉल्व कर रहा है, आपको पता है इसके ऑर्बिट में रिवॉल्व करने के लिए इसको रिक्वायर्ड सेंट्रिपिटल फोर्स चाहिए, है कि नहीं। तो यार इस पे एक सेंटर की तरफ एक फोर्स लगेगा जिसको हम सेंट्रिपिटल फोर्स कहते हैं। ये एक चार्ज है इलेक्ट्रॉन, और न्यूक्लियस के अंदर भी चार्ज है। टोटल चार्ज इसका कितना होने वाला है, लेट्स इस पे चार्ज है Q1, जिसको हम लिखेंगे Z से मल्टीप्लाई कर देंगे। और चूंकि इसमें जो चार्ज होने वाला है वो इलेक्ट्रॉन का ही चार्ज होगा, है ना, उसी के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा जो प्रोटॉन्स यहाँ पे होंगे, और इसका चार्ज मैग्नीट्यूड ही लेंगे। इसके चार्ज को आप Q2 मान के चलो। तो यार यहाँ पे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अट्रैक्शन की वजह से रिवॉल्व कर रहा है, मतलब यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उस पे सेंट्रिपिटल फोर्स उसको प्रोवाइड कर रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, मतलब आप लिख सकते हो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है that will give this electron the centripetal required force जो उसको रोटेट करने में, वहां पे रिवॉल्व करने में मदद करने वाला है। तो ये आप लिख सकते हो कि Q1 Q2 ओवर ये रेडियस जो भी रहने वाली है nth ऑर्बिट की रेडियस में मान के चल रहा हूं, और ये फोर्स आपका बनेगा mvn का स्क्वायर ओवर rn, ठीक है। तो इसको आप लिखेंगे, यहां से आपका vn और rn का एक रिलेशन बनके तैयार हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपके लिए। फिर उसने बोला जिस ऑर्बिट में वो रिवॉल्व कर रहा है, सेकंड पोस्टुलेट्स ने वहां पे काम हमें करके दिया कि वो तभी कर पाएगा जब उस पर्टिकुलर ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम इंटीजर मल्टीपल होगा h/2π के। ये बातें आप भली भांति बिल्कुल बिल्कुल दिमाग में सेट करके रखें। बोहर मॉडल्स के बारे में आराम से आप क्वेश्चन बना सकते हैं। अगर आपको ये सब कुछ याद नहीं है तो जल्दी से क्वेश्चन लिख के आप इक्वेशन क्रिएट कर सकते हैं। रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है, फाइनल वो आपने रखनी है, ठीक है। तो यार यहाँ पे जब आप वैल्यू रखते हो कि Q1 जो चार्ज है वो Z इंटू ई है, इंटू इसका जो चार्ज है वो E होने वाला है, और ये देखो यहाँ पे कैंसिल है तो Rn, ये Rn बचेगा और ये बचेगा m ऑफ Vn स्क्वायर। तो एक रिलेशन आपका यहाँ से बन जाएगा। दूसरा रिलेशन एंगुलर मोमेंटम आपको पता है mvr, मतलब जब ये यहाँ पे रिवॉल्व कर रहा होगा तो उसकी वेलोसिटी इस रेडियस के 90 डिग्री पे है, तो उसका एंगुलर मोमेंटम कुछ ऐसे बनेगा, लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो ये बनेगा mv nth ऑर्बिट की इनटू रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट इक्वल टू आ गया nh ओवर 2π। नाउ यू कैन सी फ्रॉम हियर, ओके, यू कैन सी कि यार एक रिजल्ट आपके पास यहां बन गया है, एक रिजल्ट यहां पे बन गया है। देखो यहाँ पे Vn और Rn दोनों हैं। अगर मैं यहां से Rn की वैल्यू निकाल लूं nh/2πm, तो आप ध्यान से देख सकते हैं दोस्तों, इंटू πm इंटू Vn, यहाँ पे आप क्या लिखोगे, Vn भी लिखोगे, ठीक है। और ये वैल्यू आप यहाँ पे पुट अप करोगे तो ये रिलेशंस यहाँ पे क्रिएट हो जाएंगे। पूरा सॉल्व करने की आपको जरूरत नहीं है, मैं रिलेशंस पे यहाँ फोकस करने वाला हूँ, वही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वेलोसिटी इन nth ऑर्बिट। आप देख सकते हो इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों इक्वेशन का अगर मैं यूज करूं तो यहां से Rn को मैं यहां रिप्लेस करूंगा। अगर मैं Rn को यहां रिप्लेस करूंगा तो ये जो पूरी वैल्यू ये ऊपर जाएगी, Vn कैंसिल हो जाएगा। आपको चेक यहाँ पे नजर आ रहा होगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। डायरेक्ट आप Vn कैंसिल करेंगे तो पहला जो रिलेशन आपके पास बनेगा Vn का दोस्तों डिपेंड करेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z/n पे। बाकी सारी रिमेनिंग चीजें कांस्टेंट होंगी। Z बचाना है अपने, एन नंबर ऑफ जो ऑर्बिट होगा, ऑर्बिट का जो नंबर होगा वो बताना है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो 20 को बोलते हैं हम, ओके, वो बचा लेना। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 20 को नाम दिया गया है, ठीक है। नंबर ऑफ जो ऑर्बिट है, जिस ऑर्बिट में जा रहा है उसका नंबर होता है, और जेड तो आपको पता ही है, ठीक है, ओके। एटॉमिक नंबर जो बनेगा आपके पास। तो यार ये Vn जो है बाकी चीज में कांस्टेंट होने वाली है, ये Z पे डिपेंड कर रही है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ऑर्बिट के नंबर के है। इसको आप ऐसे लिख सकते हो। तो आप जब इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाओगे तो एक नंबर यहाँ पे आपको एक इसकी कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी, दैट इज 2.18 into 10⁻⁶, और ये रहेगा Z/n। तो फिलहाल आप बस इसकी प्रोपोर्शनैलिटी पे फोकस करेंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक रिलेशन मैंने आपको बता दिया है, बाकी रिलेशन हम एज इट इज लिखेंगे, ठीक है। तो ये Z के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और n की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एंड ये इसका
जो वैल्यू यहाँ पे निकल के आएगी, जो रिमेनिंग कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू बनेगी, और इस तरीके से उस पर्टिकुलर nth ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होगा उसकी वेलोसिटी आप लिख सकते हैं डायरेक्टली। ओके, अब यार अगर Vn आपने निकाल दिया, इसकी वैल्यू आप यहाँ पे पटक दोगे यहाँ पे, तो वहां से Rn आ जाएगा। थोड़ा सा ध्यान लगाओ, अगर यहाँ पे Vn को अगर मैं यहाँ लिखूंगा ये वैल्यूज यहाँ पे आएगी और n ऊपर जाएगा, एक n पहले से, तो n स्क्वायर हो जाएगा और नीचे आपका z बचेगा। तो मतलब अगर मैं Rn को लिखूं उस पर्टिकुलर ऑर्बिट में, तो Rn यानी उस पर्टिकुलर ऑर्बिट की जो रेडियस होगी, उस पर्टिकुलर nth ऑर्बिट की जो रेडियस होगी वो डिपेंड कर रही है n स्क्वायर टाइम्स ओवर z पे। दीज आर द टू इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन यू हैव टू रिमेंबर, you have to keep in mind, okay, and this is important actually। तो ये रिलेशंस बहुत काम के हैं, इन्हीं पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपने कोई टेंशन नहीं लेनी है, बस ध्यान से देखते जाना है। अब सारे रिलेशन बहुत इजीली हम बना सकते हैं अगर Vn हमारा आ गया है और Rn हमारा आ गया है, ठीक है। अब यहां से अगर आप इस रेडियस को प्रोपोर्शनैलिटी जो कांस्टेंट हमने यहाँ पे लिए थे, ठीक है, उनके टर्म्स में उसको नंबर्स में रिप्लेस करके अगर लिखोगे उनकी सारी वैल्यू पुट करके, सो यू हैव टू टेक 0.529 और ये आएगा n स्क्वायर बाय z और ये बनेगा आपका एंगस्ट्रॉम में। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो, बट इंपॉर्टेंट मैं आपको क्या बोल रहा हूं कि इनकी डिपेंडेंसी, जो उस nth ऑर्बिट में रेडियस होगी उसकी n पे डिपेंडेंसी और z पे डिपेंडेंसी इंपॉर्टेंट है। वैसे ही Vn की z पे डिपेंडेंसी और n पे डिपेंडेंसी, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। तो हमें इस तरीके से याद रखना, क्योंकि क्वेश्चंस वैसे ही आने वाले हैं, रिलेशंस का यूज करके ही क्वेश्चंस आने वाले हैं, उन्हीं को आपको पता होना चाहिए। बेसिक कंसेप्ट क्या था ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब जब हम बात करेंगे एनर्जी वगैरह की, तो हम थर्ड जो पोस्टुलेट्स था उसके पास जाएंगे और वहां से एनर्जी हम निकाल सकते हैं। जब वो हायर स्टेट से लोअर स्टेट में आता है तो एनर्जी जो रिलीज करता है उस पर्टिकुलर ऑर्बिट में, तो उसके अकॉर्डिंग उसकी जो टोटल एनर्जी बनने वाली है उसी के अकॉर्डिंग हम वो निकाल लेंगे। उसको निकालने के लिए अगर आपने काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, टोटल पोटेंशियल एनर्जी, टोटल उसके nth ऑर्बिट में कितनी एनर्जी होने वाली है वो कैलकुलेट करनी है, तो काइनेटिक एनर्जी आप आराम से बता सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। अगर nth ऑर्बिट में काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो हाफ mv n स्क्वायर, तो Vn आपने निकाल रखा है, तो काइनेटिक एनर्जी यहीं से आ जाएगी, आप देख सकते हो। अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी है दोस्तों, ये काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली Vn के स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है, और Vn ऑलरेडी z बाई n पे डिपेंड कर रहा है, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा। मतलब यू कैन राइट जो काइनेटिक एनर्जी होने वाली है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल z स्क्वायर ओवर n स्क्वायर के। आप चेक करो तो किस तरीके से काइनेटिक एनर्जी डिपेंड कर रही है, आप ध्यान से देख सकते हो। सिमिलरली अगर आपने पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है तो पोटेंशियल एनर्जी nth ऑर्बिट की क्या होगी, क्योंकि ये भी चार्ज है और इसमें भी चार्ज है, इसमें पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो चार्ज की जो पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी आप याद रख सकते हो k q1 q2 ओवर Rn। तो आप देख सकते हो ये वैल्यूज तो पर्टिकुलरली जब आप चार्ज की वैल्यू पुट करके देख लो एक बार, k q1 हो जाएगा आपका, q1 माना आपने Ze और इसको माना था E, तो ये हो जाएगा Rn। तो un इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z बाई Rn, अगर आप ध्यान से देखो, ठीक है, जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी होने वाली है। आराम से आप एक मिनट इसको ध्यान से देखेंगे तो लास्ट में हम सारे फॉर्मूले एक जगह लिखेंगे, क्लियर हो जाएगा माइंड में पिक्चर की क्या होने वाला है। अब आपने बस डिपेंडेंसी Rn की देखनी है कि वो n पे कैसे डिपेंड करना है, क्योंकि वी हैव टू कन्वर्ट दिस रिलेशनशिप इन टर्म्स ऑफ n, एंड दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन, क्योंकि क्वेश्चंस मेंस में और आईआईटी में ऐसे डायरेक्ट बनाए जाते हैं इस रिलेशन का यूज करके। ओके, डिपेंडेंसी वाले क्वेश्चन में करके दिखाऊंगा आपको, टेंशन नहीं लेने का बॉस, ठीक है। अब आप Rn को देखो, ये n पे कैसे डिपेंड कर रहा था, तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये n स्क्वायर और z पे डिपेंड कर रहा है। मतलब अगर मैं इसको लिखूं यहाँ पे un को, ये ऑलरेडी z पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन यहाँ पे जो Rn है वो n स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ओवर z, तो z ऊपर जाएगा, तो u1 डिपेंड अपॉन z स्क्वायर ओवर n स्क्वायर। आप देख लो, ठीक है, आप देख लो, है ना, नो प्रॉब्लम। तो u1 किस तरीके से डिपेंड कर रही है, z स्क्वायर ओवर n स्क्वायर, तो ये देखो और ये देखो आप, ठीक है, दोनों वैल्यूज आप बहुत ध्यान से यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट कि जब हम एनर्जी कैलकुलेट करते हैं दोस्तों, तो यू हैव टू टेक द चार्ज विद द साइन, प्रॉपर साइन। तो ये जब आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का चार्ज पुट करोगे, दिस इज नेगेटिव, ओके, तो ये वैल्यू जो यहां से निकल के आते हैं बेसिकली ये नेगेटिव ही रहेगी, है ना, इस तरीके से आप यहां बात रख सकते हो, बट हम डिपेंडेंसी देख रहे हैं तो आप इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब टोटल एनर्जी जब दोस्तों आप निकालोगे ना, यहां से टोटल एनर्जी यू हैव टू कैलकुलेट कि उस पर्टिकुलर ऑर्बिट में उसके पास टोटल एनर्जी कितनी होने वाली है, वो अगर आपने कैलकुलेट करनी है तो नो प्रॉब्लम। टोटल एनर्जी इन दैट nth ऑर्बिट, दैट यू हैव टू टेक द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट ऑर्बिट। आपको पता है ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, मैंने बोला यहाँ पे जब चार्ज की वैल्यू पुट करोगे तो नेगेटिव साइन लेना ही है, तो नेगेटिव ही आएगी वो, और ये पॉजिटिव है, तब ये वैल्यू आप निकालोगे ना, सारी वैल्यू पुट करके आपने पढ़ा होगा -13.6,
ओके, जेड स्क्वायर ओवर एन स्क्वायर इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसकी यूनिट जो बनने वाली है दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन, एक्चुअली दिस इज रियली मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन, ये आपने याद रखना है, ठीक है। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये रिलेशंस एंड वेलोसिटी का और रेडियस का ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी डायरेक्ट पूछ देते हैं बताओ उस nth ऑर्बिट में काइनेटिक एनर्जी n पे कैसे डिपेंड कर रही है, तो आप देख सकते हो पोटेंशियल एनर्जी n पे कैसे डिपेंड कर रही है, आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हो। ये रिजल्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो ये भी आपको याद रखना है, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स आपको पता होना चाहिए कि कौन सा नंबर है। यू जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ दैट n, थर्ड ऑर्बिट में निकालनी है तो 3 पुट करो, फर्स्ट में निकालनी है तो फर्स्ट पुट करो, 1 पुट करो, सेकंड में निकालनी है, जिसमें भी निकालनी है n की वैल्यू पुट करो, यू विल गेट द आंसर, यू विल गेट द एनर्जी ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्बिट एक्चुअली, ओके। तो यार यही से आपको बनेगा, बस यूनिट का आप ध्यान रखना, ये यूनिट आपकी इलेक्ट्रॉन वोल्ट होने वाली है, ओके। अब इसको हम ओवरऑल देख लेते हैं कि कितने इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है। ये हमने देख लिया, ये हमने देख लिया, ये हमने देख लिया। तो जो Vn हमारा निकल के आ रहा है वो आ रहा है वेलोसिटी ऑफ इन दैट पर्टिकुलर 2.18 into 10⁻⁶, और ये डिपेंड कर रहा है Z by n। आप क्लियरली देखो Rn हमारा निकल के आ रहा है दोस्तों, यहाँ पे ये तो वेलोसिटी आ गई है ना, Rn हमारा निकल के आ रहा है 0.529 into n square by z, है ना, ये एंगस्ट्रॉम में और ये मीटर पर सेकंड में, है ना, दिस इज मीटर पर सेकंड। अब ओमेगा अगर आपने निकालना है, ये बहुत आसान है, इसको कैलकुलेट करना नो प्रॉब्लम एट ऑल, है ना, इसको आप आराम से निकाल सकते हो। सर कैसे? चूंकि ये इलेक्ट्रॉन इसमें रिवॉल्व कर रहा है, तो आपको पता है V इक्वल टू R ओमेगा, तो Vn Rn, ठीक है, सिंपली यहां से आप निकाल सकते हो। तो ओमेगा कितना आने वाला है, यहां से ओमेगा आना है Vn बाई Rn। बस डिपेंडेंसी आप देखो कि ओमेगा n पे कैसे डिपेंड करेगा, तो ये Vn कैसे डिपेंड कर रहा है आप चेक करो। Vn है Z by n, तो आप लिखेंगे Z by n, ठीक है। Rn डिपेंड कर रहा है n स्क्वायर बाय Z, तो दोस्तों ये बन जाएगा आपका Z स्क्वायर बाय n क्यूब, यानी ओमेगा जो डिपेंड कर रहा है अल्टीमेटली यू कैन राइट कि ओमेगा n उस पर्टिकुलर ऑर्बिट में डिपेंड कर रहा है Z स्क्वायर बाय n क्यूब पे। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यू हैव टू रिमेंबर दिस रिलेशनशिप। अगर ओमेगा इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है अपने आप को, तो टी तो आप आई में निकाल सकते हो, क्योंकि ओमेगा इक्वल टू क्या होता है 2 पाई बाय टी, ठीक है। अनंत ऑर्बिट की बात कर रहा हूं, ओमेगा नीचे आ जाएगा तो यू जस्ट रिवर्स दिस, और रिवर्स करोगे तो यहाँ पे जो टी एन है वो डिपेंड करेगा दोस्तों यहाँ पे n क्यूब बाय z स्क्वायर पे। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन, ये सारे रिलेशंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और चूंकि फ्रीक्वेंसी जो होती है वो होती है 2 पाई f, अगर nth ऑर्बिट में ले रहे हो तो ये भी nth ऑर्बिट होने वाली है, कोई टेंशन नहीं है। तो यू कैन सी हियर द एंगुलर फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज, ओके। तो यार ये डायरेक्टली है, तो इसमें तो कोई पंगे वाली बात नहीं है, ये डायरेक्टली डिपेंड करेगी, जैसे जेड ओमेगा कर रहा है वैसे ये भी करेगी। तो बेसिकली डिपेंडेंट ये हमने निकाल लिया, ये हमने निकाल लिया, टोटल एनर्जी भी हमने कैलकुलेट कर लिया। ये सारे रिलेशंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार आप ध्यान से इनको देख लेना और एक साथ लिखना है, और उसके बाद कुछ टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं, उनकी बढ़िया से हम प्रैक्टिस करेंगे, टेंशन नहीं है बॉस, ठीक है। ओके डियर स्टूडेंट, बात कर लेते हैं यार जो कॉन्सेप्ट हमने सीखे उस पर डिपेंडेंट कुछ क्वेश्चंस की। सो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन, आप बढ़िया से इसको रीड कर लो और देखो किस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं एंड हाउ यू कैन सॉल्व दैट प्रॉब्लम्स बाय यूजिंग दीस कॉन्सेप्ट्स, ओके। तो जल्दी से देख लेते हैं। उसने क्लियर बोला है कि जो इलेक्ट्रॉन एक सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी वहां पे गिवन है वो आपको दे रखी है हाफ के आर स्क्वायर। ऐसे बहुत क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, पूछे जाते रहे हैं, ठीक है। इसलिए आपने ध्यान से समझना है कि हाउ टू अप्लाई द अप्रोच टू सॉल्व द प्रॉब्लम, ठीक है। तो यार उसने बोला है कि क्वेश्चन में की एनर्जी दे रखी है, तो बताओ उस ऑर्बिट में, तो ऑर्बिट में उसकी जो टोटल एनर्जी है वो उसकी ऑर्बिटल नंबर पे कैसे डिपेंड कर रही है, एंड वेल उसकी जो nth रेडियस होगी वो उसके n पे कैसे डिपेंड कर रही है, ओके। देखो डिपेंडेंसी वाला क्वेश्चन आ गया कि नहीं, तो क्या करना है आपने, देखो मैंने आपको बताया था जब भी डिपेंडेंसी वाला क्वेश्चन बनाना पड़े और एनर्जी गिवन है, पोटेंशियल एनर्जी आपको गिवन है, सो यू हैव टू फाइंड फोर्स, मींस उस ऑर्बिट में उसको रिवॉल्व कराने के लिए वी नीड सम सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इन दैट पर्टिकुलर ऑर्बिट वी mv स्क्वायर बाय r, ये तो आपको यूज करना ही पड़ेगा उसकी nth ऑर्बिट और उसकी nth ऑर्बिट के लिए, ठीक है, ये आपको करना ही पड़ेगा। और वो फोर्स हमें निकालना है जो रिक्वायर्ड है, उसको सेंट्रीपिटल जो ये प्रोवाइड करेगा वो यहां से मिलेगा। याद करो F इक्वल टू होता है माइनस du ओवर dr, ओके। दिस इज द रिलेशनशिप फॉर द कंजर्वेटिव टाइप ऑफ फोर्स, एनर्जी और फोर्स का रिलेशन होता है, आप सबको पता होगा। तो आप क्या करेंगे, इसको इसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, तो डिफरेंशिएट माइनस, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो हाफ k कांस्टेंट है, r आ जाएगा 2r, ठीक है, ये हो गया आपका कैंसिल। So here we go, this is force that is minus k into r. We have to take the magnitude of that force, so take the value of kr,
ठीक है। तो यार जो आपका वहां पर फोर्स निकल के आ रहा है इस गिवन एनर्जी के अकॉर्डिंग जो फोर्स आ रहा है वो ये आ रहा है, तो क्वेश्चन भी आपने इसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। सो यू जस्ट रिप्लेस दिस फोर्स, दिस इज द रिक्वायर्ड फोर्स इन दैट पर्टिकुलर कंडीशन, जो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स देगा। तो यहां पे आपने लिखना है के आर, और अगर nth ऑर्बिट की हम बात करो आर की जगह हम आर एन ले सकते हैं, तो एम वी एन स्क्वायर nth ऑर्बिट में हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल क्लियर सा नजर आ रहा है, तो के आपका आर एन अगर मैं इधर लेके आऊं तो स्क्वायर हो जाएगा और ये बनेगा एम वी एन का स्क्वायर क्लियरली, ठीक है। तो यहां से जो आर एन स्क्वायर आपका बन रहा है वो बन रहा है एम बाई के, ये भी कांस्टेंट है, वी एन स्क्वायर। और वी एन कैसे आप कैलकुलेट करोगे, याद करो जब हमने इस कॉन्सेप्ट को पढ़ा था तो एक सेंट्रीपिटल वाला हम फर्स्ट पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग कॉन्सेप्ट यूज करते थे, दूसरा एंगुलर मोमेंटम भी जरूरी है, यानी उस ऑर्बिट में उसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा एम वी एन आर एन इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई, इसका इंटीजर मल्टीपल होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। तो यहां से आप आर एन निकालने के लिए, चूंकि पहला रिलेशन आर एन की डिपेंडेंसी पूछे, तो वी एन को रिप्लेस करो, तो वी एन आएगा आपका एन एच अपॉन 2 पाई और डिवाइड में आ जाएगा आर एन और ये आ जाएगा एम। यहां पे पुट करोगे, देखो सॉल्व करना पड़ रहा है कि नहीं, तो दिस इज आर एन का स्क्वायर, ओके कूल। तो m बाई के इंटू वी एन की जगह पुट करोगे पूरे का स्क्वायर हो जाएगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइड में 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर इंटू आर एन का स्क्वायर हो गया। अब हमें आर एन चाहिए, यहाँ पे एक आर एन है क्या, ये इधर मल्टीप्लाई कर लो तो ये आर एन की पावर 4 हो गया। इधर आपके पास कुछ नहीं बचेगा, इधर बचेगा केवल ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये पूरी वैल्यू कांस्टेंट, आप क्लियरली ध्यान से देख सकते हो। तो यार यहाँ पे ये बच रहा है एन स्क्वायर इंटू एम एच स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर, 4 पाई यस दैट इज के एम स्क्वायर, ये आपके पास बचेगा। ये पूरा कांस्टेंट वैल्यू है, मतलब आर एन की पावर 4 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आप एन स्क्वायर देख सकते हो। मतलब अगर आप इसको कैंसिल करोगे 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आर एन का स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। तो हियर वी गो, दिस इज आर एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ एन। मतलब यहाँ पे जो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में जो उसकी रेडियस होने वाली है तो ऑर्बिट की, वो उसकी ऑर्बिटल नंबर की देखो डिपेंडेंसी किस तरीके से डिपेंड कर रहा है, एन की पावर 1/2 पे डिपेंड कर रहा है, रूट ऑफ एन पे डिपेंड कर रहा है, ये आप चेक कर सकते हो ऑप्शन। लेकिन उसने उस पर्टिकुलर ऑर्बिट में एनर्जी भी पूछी है, टोटल एनर्जी एन पे कैसे डिपेंड कर रही है, ये भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, इस बात का आप जरा ख्याल रखेंगे दोस्तों, ठीक है। अब नाउ हाउ वी कैन कैलकुलेट, हमें पता है अगर एनर्जी की डिपेंडेंसी देख दी है हमने निकाल ली, देखो ऐसे करना ही पड़ेगा आपको, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। तो क्योंकि ये फंक्शन अलग दे रखा है ना, दैट्स व्हाई उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। तो टोटल एनर्जी उस ऑर्बिट में मैंने आपको बताया था काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो भाई टोटल एनर्जी ये तो हो जाएगा, काइनेटिक होता है हाफ एम वी, वी एन स्क्वायर ले लेंगे प्लस ये आपको गिवन है, लेट्स सी nth ऑर्बिट में जो एनर्जी आपको गिवन है आर डिपेंडेंट जो गिवन है, हम अगर nth ऑर्बिट मान ले तो आर एन ले सकते हैं, यहाँ पे तो हम लिखेंगे हाफ के आर एन स्क्वायर। अब आपने अगर यहाँ Vn की वैल्यू पुट करना है तो हाफ m आपको Rn में कन्वर्ट करना पड़ेगा, डिपेंडेंसी हमें पता है। तो Vn की वैल्यू कितनी थी, ये थी, तो ये आ जाएगी n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइड में 4 पाई Rn स्क्वायर और ये आ जाएगा m का स्क्वायर, ठीक है। सो क्लियरली प्लस हाफ के Rn का स्क्वायर, ये आपके पास बन रहा है। अब आपने कुछ ऐसा करना है कि जिससे एक स्टैंडर्ड फॉर्म में ये बन जाए। तो अगर मैं देखूं यहाँ पे n आ रहा है, इसमें Rn आ रहा है और Rn स्क्वायर डिपेंड कर रहा था n पे, तो इस तरीके की कुछ सिचुएशन बनानी है। तो मैं इसको क्या करने वाला हूं, उसको n स्क्वायर ले लेता हूं, ओके। सो दिस इज हाउ वी कैन राइट दिस। अगर मैं इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूं के Rn की वैल्यू आई थी मेरे पास ये वाली, Rn स्क्वायर की m n स्क्वायर 4 पाई थी, 2 एक्स्ट्रा आ रहा है। अगर ये 2 देखो मैं बाहर निकालूं, अगर आप इस पे ध्यान दो दोस्तों, इस पे ध्यान दो अगर आप, ठीक है, इस पे ध्यान दो आप, तो ये किसकी वैल्यू है, क्लियरली आप देखो Rn स्क्वायर की वैल्यू है और यहाँ पे एक m भी है और k है। यहाँ से अगर k मैं निकाल लूं यहाँ पे तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पे दैट इज हाफ के Rn स्क्वायर। आप चेक करो, अगर मुझे ये लिखना पड़े तो मैं लिख सकता हूँ, इस रिलेशन के अकॉर्डिंग मैं यहाँ लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ऑलरेडी यहाँ पे एक Rn स्क्वायर है, ऑलरेडी यहाँ पे एक Rn स्क्वायर है, ठीक है, m स्क्वायर है, m भी है, सब कुछ है, ठीक है। यस, आप समझ गए होंगे मैंने इसको किस तरीके से यहाँ पे रिप्लेस किया है, और ये k भी इसमें ये m भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है, m भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा क्योंकि मुझे k के टर्म्स में लाना था। तो En जो ये काइनेटिक एनर्जी थी वो मैंने k के टर्म्स में लिख दी है, प्लस हाफ के
Rn स्क्वायर ये पहले से ही है, आप इसको आराम से समझेंगे यहाँ से देख के, ठीक है। तो ये बन जाएगी, देखो हाफ हाफ है तो KRn स्क्वायर, यानी जो E है ये तो कांस्टेंट है, जो nth ऑर्बिट की जो एनर्जी है वो डिपेंड कर रही है Rn स्क्वायर पे, आप क्लियरली देख सकते हो। और Rn स्क्वायर डिपेंड कर रहा है n पे, मतलब आप डायरेक्टली कह सकते हो En इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, मतलब ये डिपेंड कर रही है n की पावर 1 पे। सो ये आपने कैलकुलेट कर लिया। इस तरीके से आपके मेंस में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, काफी क्वेश्चंस इस तरीके से पूछे जाने के चांस है, तो आपको कांसेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए, आप अपने आंसर्स मैच करा सकते हो, ठीक है। ओके यार, अब बात कर लिया दो इंपॉर्टेंट और जो क्वेश्चंस यहाँ पे जिस टाइप के कॉन्सेप्ट में पूछे जा सकते हैं, जल्दी से उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड कि यार क्वेश्चन हमने कैसे करना है, किस टाइप के क्वेश्चंस अभी तक जो हमने यहाँ पे चीजें देखी हैं, जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़े हैं, उन पे किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं और आप कैसे उनको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो बढ़िया से आप बस देखते रहना, ठीक है। उसने बोला कि यार जब इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, ओके, एंड यू जस्ट रिमेंबर दिस कि इलेक्ट्रॉन उस पर्टिकुलर ऑर्बिट में उस वेलोसिटी के साथ, अगर ये यहाँ पे न्यूक्लियस है आपका, Rn उसकी रेडियस है, ठीक है, nth ऑर्बिट की, तो ये इसमें रिवॉल्व कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे ऐसे घूम रहा है तो ऑब्वियसली करंट इसके अपोजिटली इसमें इस तरीके से बन जाएगी। तो ऑर्बिट में जो करंट बनती है nth ऑर्बिट में, अगर वो निकालनी है तो करंट निकालने के लिए आपको लिखना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ पे यू हैव टू टेक द चार्ज इनटू फ्रीक्वेंसी, ओके, यू हैव टू टेक द फ्रीक्वेंसी, ठीक है। सो फ्रीक्वेंसी ऑफ nth ऑर्बिट एक्चुअली, तो इस फॉर्मूले से आप निकालेंगे वहां पे उसमें करंट। एक आपसे ये पूछा जाता है, दूसरा आपसे मैग्नेटिक मोमेंट पूछा जाता है, ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। इसको हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं और कहीं ना कहीं आप इसके बारे में जानते हो, किसी भी करंट कैरिंग लूप में उस करंट की वजह से जो मैग्नेटिक मोमेंट वहां पे बनता है, उस मैग्नेटिक मोमेंट को हम उस nth ऑर्बिट में निकाल सकते हैं। फॉर्मूला होता था हमारा करंट कैरिंग लूप की वजह से करंट उसमें जो फ्लो कर रही है इनटू उसका क्रॉस सेक्शनल जो एरिया बनने वाला है, ठीक है। सो मैग्नेटिक मोमेंट इन दैट पर्टिकुलर ऑर्बिट कैन बी रिटन एज उसकी करंट उस ऑर्बिट में इनटू एरिया पाई आर और nth ऑर्बिट। तो जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ दैट करंट, करंट यहां से आ जाएगी E इनटू फ्रीक्वेंसी ऑफ nth ऑर्बिट इनटू आ जाएगा पाई आर एन का स्क्वायर। तो यार ये आप रखेंगे याद, इसको इंपॉर्टेंट है। यहां से F1 की डिपेंडेंसी देख लेना, Rn की डिपेंडेंसी n पे देख लेना, डायरेक्ट वैल्यू पुट करके यू कैन कैलकुलेट द मैग्नेटिक मोमेंट एज वेल, ओके। ये कांसेप्ट आपने याद रखना है। करंट आप यहां से निकाल सकते हैं, मतलब इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हो, चार्ज जो इलेक्ट्रॉन का होने वाला है और उसकी फ्रीक्वेंसी nth ऑर्बिट के, सिंपल इस तरीके से आप याद रखेंगे, ठीक है। तो दिस इज योर इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट जो आपके थे वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट आपने याद रखना है Vn की डिपेंडेंसी Z/n, जो जरूरी है आपके लिए, इन्हीं से सब कुछ बनाया जा सकता है। अगर ये भूल भी जाओगे आप, Rn किस तरीके से डिपेंड कर रहा है n²/z, और टोटल एनर्जी आपकी निकल के आ रही है -13.6 Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ये सारे रिलेशंस यू हैव टू रिमेंबर, एक्चुअली ये बिल्कुल याद होने चाहिए आपको। बाकी रिलेशन इनके हेल्प से क्लियरली बनाए जा सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। तो एटलीस्ट यू जस्ट रिमेंबर ऑल दीज एक्सप्रेशंस, ओके। क्वेश्चंस कैसे आया था मैंने आपको करके दिखा दिया। इसका यूज कैसे होगा आगे की फर्दर कॉन्सेप्ट में, और उनसे हम क्वेश्चन किस तरीके से आराम से सॉल्व कर सकते हैं, वो हमने ध्यान से समझना है और देखना है। और जो भी क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आते हैं, कुछ क्वेश्चंस हम वहां पे डिस्कस करने वाले हैं, जिससे कि आपको आइडिया लग जाए कि इस टाइप के क्वेश्चन अगर आएंगे तो हम उनको सॉल्व कर सकते हैं, ओके। अब यार मैं बात कर लेता हूं यहाँ पे जल्दी से, इस फॉर्मूले का आप यूज क्या करने वाले हो। तो वेरी इंपॉर्टेंट, और इससे क्वेश्चन 100% एक क्वेश्चन देखा गया है कि मेंस में यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली एक जरूर आता है, ओके। तो अब हम बात करेंगे एनर्जी लेवल की, ठीक है। एनर्जी लेवल्स जो होते हैं आपके, और उनमें उनकी एनर्जी किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होती है, एनर्जी लेवल्स जो होते हैं। तो मैं एनर्जी लेवल, उन एनर्जी लेवल में एग्जिस्ट करने वाली जो एनर्जीज होती है, हाइड्रोजन जो एटम होता है उसकी हम बात करेंगे। एनर्जी लेवल्स इन हाइड्रोजन एटम, ओके, और उनकी एनर्जी को हम डिनोट करेंगे। सबसे पहले सीख लेते हैं, बहुत आसान हो जाएगा फिर क्वेश्चंस को बनाना, क्वेश्चंस को सॉल्व करना। आपने देखा होगा कि जब ट्रांजिशन होता है तो वहां पे जो वो हायर स्टेट से लोअर स्टेट में आता है तो अपनी कुछ एनर्जी रिलीज करता है, तो उसमें जो एनर्जी रिलीज करता है उसकी वेवलेंथ हमें कैलकुलेट करने के लिए पूछी जाती है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस वहां पे बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो एनर्जी लेवल्स इन हाइड्रोजन एटम, यू जस्ट रिमेंबर इट। तो यार सबसे पहले बस आपने देखना है ऑर्बिट क्या है, ठीक है, आप ध्यान से समझते जाएंगे। तो लेट्स सी, मैंने इस तरीके की यहां सिचुएशन बना दी है, ठीक है, इस तरीके से आप याद रखें, इस तरीके की सिचुएशन है। और लेट्स सी, ये है आपकी n की वैल्यू 1, ये है n2, ये है n3, ये n4, एंड दिस इज n5 एंड सो ऑन, n इंफिनिटी तक जाएगा, ठीक है।
तो यार इस बात का ख्याल रखेंगे, सबसे पहली जो ऑर्बिट होने वाली है n=1 जो ऑर्बिट होने वाली है, तो सबसे पहली ऑर्बिट जो है जहां पे जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n1 होने वाला है, उसकी एनर्जी यहां से आप निकाल सकते हो। यहां 1 पुट करोगे तो यहां पे आपको मिलेगा -13.6 दिख रहा है आपको, चूंकि हाइड्रोजन एटम की आप बात कर रहे हो तो जेड उसका आपको पता है ऑब्वियसली 1 हो जाएगा, सो इतनी इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो आएगी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इस ऑर्बिट की एनर्जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है कि यू हैव टू रिमेंबर एटलीस्ट 1 2 3 4 5 की एनर्जी आपको क्लियरली याद होनी चाहिए। क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएंगे करने, बड़ी सी लंबी सी कैलकुलेशन से आप बच जाओगे डेफिनेटली। अगर आप n2 में पुट करोगे तो यू जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ n2, 2 का 4 हो जाएगा, 4 से इसको डिवाइड करो तो ये आ जाएगा 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लगभग माइनस में, है ना, ये माइनस जरूर याद रखना बहुत साहब, ठीक है। हमने देख लिया कि ये सारी की सारी वैल्यूज मैंने यहाँ पे लिख दी हैं। तो सबसे पहली जो स्टेट है आपकी उसमें ये एनर्जी है, दूसरी वाली में इतनी एनर्जी है, तीसरी वाली में जल्दी से मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो थर्ड में जो एनर्जी है -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। फोर्थ में यहाँ पे जब आप n की वैल्यू 4 पुट करोगे, इसको डिवाइड करोगे तो आएगी -0.85, एंड फिफ्थ में आ रही है -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यूनिट आप ध्यान रखिए, इन्फिनिटी, n की वैल्यू इन्फिनिटी करोगे तो पूरी टेंड्स टू 0 जाएगी, इन्फिनिटी पे एनर्जी आपकी हो जाने वाली है 0। अब ध्यान से समझना, सबसे नेगेटिव मिनिमम वैल्यू आपकी कहां पे होने वाली है, दैट इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब ये जो ऑर्बिट होती है दैट इज द मोस्ट स्टेबल, ओके, मोस्ट स्टेबल ऑर्बिट होने वाली है, एंड वेरी क्लोज, यू कैन से इट मींस वेरी क्लोज टू न्यूक्लियस, ठीक है, ये न्यूक्लियस के बहुत क्लोज होती है, ठीक है, इसलिए इसको फर्स्ट ऑर्बिट का नाम दिया गया है, जहां पे वो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी फील करता है, ठीक है। जैसे जैसे आप नीचे से ऊपर जाते जाते हो आप देख सकते हो एनर्जी आपकी बढ़ रही है और इनका एनर्जी गैप पास होने लगता है। ये जो लाइन है पास पास कब होगी, जब एनर्जी गैप उनका आप चेक कर सकते हो यहाँ पे बिल्कुल क्लियरली। जैसे जैसे आप ऊपर जाने की कोशिश करते हो, इंक्रीज कर रही है एनर्जी आपकी, इंक्रीज करती है, इंफिनिटी पे जाके 0 यानी पॉजिटिव हो जाती है, तो मैक्सिमम हो जाती है, इस बात का आप ख्याल रखेंगे। अब अगर आप ध्यान से देखो, इसकी और इसके बीच का एनर्जी गैप, इसके और इसके बीच का एनर्जी गैप, ठीक है, इसके और इसके बीच का एनर्जी गैप, इसके और इसके बीच का एनर्जी गैप, एनर्जी गैप की अगर आप बात करोगे तो एनर्जी गैप डिक्रीज करता है, एनर्जी गैप यहाँ पे देख सकते हो आप डिक्रीज कर रहा है जैसे जैसे आप इसकी सिचुएशन हैंडल कर रहे हो। अगर आप 1 और 2 के बीच में देखोगे तो 13.6 है और 3.4 है, तो इसमें ये ज्यादा है, ये कम है। अगर इनका बीच का एनर्जी गैप मैं निकालूं तो आएगा E2, क्योंकि इसकी स्टेट 2 है माइनस स्टेट 1, तो ये आ जाएगा -3.4 माइनस ऑफ 13.6, तो दैट इज 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बहुत ज्यादा एनर्जी गैप यहाँ पे नजर आ रहा है, इसलिए दोनों की दोनों यहाँ पे दूर दूर है। फिर इनका एनर्जी गैप इससे थोड़ा कम होगा, फिर कम 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 एनर्जी गैप कम होता जा रहा है, मतलब ये बहुत क्लोज आते जाएंगे, ये सारी ऑर्बिट्स क्लोज होती जाएंगी। ये आप इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान रखना। कुछ क्वेश्चंस दोस्तों केवल एनर्जी की याद रखने से डायरेक्ट ही हम सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ n, देन हमने कैलकुलेट करना है, फिर डिफरेंस निकालना पड़ेगा। अगर आपको ये याद है कि भाई n1 में इतनी एनर्जी होती है, 2 में इतनी, 3 में इतनी, 4 में इतनी, 5, एटलीस्ट अगर हम इनको याद कर लेते हैं, लिटिल बिट टिपिकल बट कर सकते हैं, हमें पता है अगर क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं हम इस पे सॉल्व, तो याद करके जाना चाहिए, ठीक है। तो यार ये आपने ध्यान रखना, जैसे जैसे आप ऊपर को जाओगे एनर्जी आपकी इंक्रीज कर रही है, एनर्जी गैप आपका डिक्रीज कर रहा है, इसलिए ऑर्बिट्स एक दूसरे के बहुत पास आती चली जाती है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट, ओके। तो अब होता क्या है कि बेसिकली ये एनर्जी लेवल्स हैं हाइड्रोजन एटम में, हम हाइड्रोजन एटम की यहाँ पे बात कर रहे हैं, और किस पर्टिकुलर ऑर्बिट में कौन सी कितनी एनर्जी एग्जिस्ट कर रही है वो हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट्स व्हाई हमने इसको यहाँ पे सीख लिया है। तो सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। अब आराम से हम देख सकते हैं ट्रांजिशन में जो एनर्जी वो अपनी लॉस करता है, उसकी जो वेवलेंथ है, जो रिडबर्ग फॉर्मूले से हम कैलकुलेट करते हैं, बेसिकली हाउ वी कैन कैलकुलेट दैट वेवलेंथ, एंड दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जिस पे क्वेश्चंस डेफिनेटली बनाए जाते रहे और आते रहे और आते रहेंगे, ठीक है। ओके यार, अब बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जो यहाँ पे इमिशन होने वाला है, उसमें जो रेडिएशन वहां पे वो इमिट करने वाला है, उसकी वेवलेंथ आपने कैसे निकालनी है। जैसे आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, लाइमन सीरीज बनती है, ओके, बामर सीरीज बनती है, ठीक है। ये सारी जो सीरीज यहाँ पे बन रही है बेसिकली, पाशन है ना, ब्रैकेट, पी फॉन्ड, ये जितनी भी सीरीज यहाँ पे बन रहे हैं उनकी वेवलेंथ आपने निकालनी है, कहां से कैसे वो आ रहा है, किस किस तरीके के ट्रांजिशन वो फॉलो कर रहा है, ये सारी डिस्कशन हम करने वाले हैं। यहीं पे मैं आपको बता देता हूं क्योंकि एनर्जी डायग्राम बना हुआ है, दैट्स व्हाई, ओके। तो आपको क्लियर है यहाँ पे सारी सिचुएशन। अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं यहीं पे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की, ठीक है।
तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जब वो अपना ट्रांजिशन करेगा, बेसिकली जब वो हायर स्टेट से लोअर स्टेट पे आता है तो एनर्जी रिलीज करता है। सबसे पहले यहाँ पे हम बात कर लेते हैं उसकी, कि अगर वो कहीं से भी आ रहा है, हायर स्टेट से कहीं से भी आ रहा है, फर्स्ट में आके गिर रहा है, ठीक है, फर्स्ट में आ रहा है, देखो कहीं से भी आ रहा है, उससे हायर से वो कहीं भी आएगा। जैसे अगर मैं नॉर्मली यहाँ पे बात करूं, अगर 1 में आ रहा है तो 2 से आ सकता है, 3 से आ सकता है, 4 से, 5 से, इन्फिनिटी से कहीं से भी आ सकता है ना, इन्फिनिटी से भी आ सकता है। आप बहुत ध्यान से समझना दोस्तों। तो ये जो इस यहां जो वो फर्स्ट में आ रहा है N1 में, तो यहां से जो एनर्जी रेडिएशन वो हमें देने वाला है, उसमें जो वेवलेंथ बनेगी है ना, वो वेवलेंथ बनेगी, यहां से लाइमन सीरीज बनती है ये, दिस इज लाइमन, ओके। लाइमन सीरीज की वेवलेंथ हमसे पूछी जाएगी कैलकुलेट करने के लिए। एक मैं समझा देता हूं, बाकी सब वैसे वैसे आप समझ जाएंगे, टेंशन नहीं है, ठीक है। अच्छा सर ठीक है। अब लाइमन सीरीज में जो वेवलेंथ निकालते हैं, वेवलेंथ निकालने का बढ़िया तरीका, फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखो, दो तरीके, दोनों मैं आपको बता देता हूं। 1/λ इक्वल टू r z स्क्वायर, हाइड्रोजन है या हाइड्रोजन लाइक है वो आप z उसके अकॉर्डिंग ले लेंगे, ठीक है। r इज द रिडबर्ग कांस्टेंट, तो 1/n, एन यहाँ पे हम लेने वाले हैं कि जहां पर वो आ रहा है, यानी वो उसकी फाइनल वैल्यू होने वाली है, उसका स्क्वायर, ठीक है, एन फाइनल है ना, -1/n इनिशियल, ठीक है, इसकी वैल्यू, मतलब आप ऐसे समझो, इनिशियल का मतलब जहां से आएगा, है ना, जहां से आएगा, जिस ऑर्बिट से वो आएगा, और जहां या जिस ऑर्बिट में आएगा, ठीक है, ऐसे लिख सकते हो, जिस ऑर्बिट में आएगा। आप ऐसे भी समझ सकते हो जिससे आपको याद रहे चीजें क्लियरली। इसको आप लिख सकते हो जहां से आएगा मतलब जिस ऑर्बिट से आएगा उसका यहाँ पे नंबर लेना है, जिसमें एंटर करता है उसका। देखो सपोज करो वो 2 से आ रहा है और 1 में आ रहा है, तो 2 से आ रहा है मतलब यहाँ पे आप उसको इनिशियल वैल्यू लेके चलेंगे, ठीक है, यानी आप यहाँ पे पुट करोगे। सपोज करो आप लाइमन के लिए बात कर रहे हो, λ4 लाइमन के लिए आप बात कर रहे हो, तो आप लिखोगे r z² ओवर 1 फाइनल कहां पे आ रहा है 1 पे, तो 1 का स्क्वायर माइनस कहां से आ रहा है 2 से आ रहा है, तो 2 का स्क्वायर, आप इसको सॉल्व कर लेंगे, आपकी उस पर्टिकुलर सीरीज के लिए वेवलेंथ आ जाएगी। टेंशन नहीं है, बहुत आसान है, आप बस याद रखो कि बेसिक कंसेप्ट क्या है, ठीक है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपने यहाँ पे टर्म्स यूज करने हैं, जो याद रखने हैं, अगर दोस्तों वो जस्ट पास वाले से, जैसे 1 में आ रहा है उससे जस्ट ऊपर वाली, जस्ट फर्स्ट वाली से आए, यानी 1 में आ रहा तो 2 से ही आएगा, तो अगर वो 2 से आएगा ना, तो यहाँ पे जो वेवलेंथ यहाँ पे रिलीज करेगा, ध्यान से समझना, उसको नाम दिया गया मैक्सिमम वेवलेंथ की, जो रेडिएशन यहाँ क्रिएट करेगा उसको मैक्सिमम वेवलेंथ का नाम देंगे, या मैक्सिमम नहीं बोल के आप इसको बोल सकते हो लॉन्गेस्ट। ये बस आपने ध्यान रखना है, लॉन्गेस्ट का उसको नाम दिया जाएगा, ओके, लॉन्गेस्ट का नाम दिया जाएगा, या इसको फर्स्ट लाइन भी कहा जाता है, फर्स्ट लाइन भी कहा जाता है, फर्स्ट लाइन वेवलेंथ का नाम भी इसको दिया जा सकता है। ये टर्म्स बस आपने याद रखने, किसी भी पर्टिकुलर सीरीज के लिए अगर वो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की बात करेगा, तो जिस ऑर्बिट में आ रहा है उससे जस्ट ऊपर वाली जो होगी वहां से आना पड़ेगा उसको। लेकिन अगर वो इन्फिनिटी से आ रहा है, जैसे लाइमन के लिए अगर वो इन्फिनिटी से आ रहा है, तो इन्फिनिटी से हमेशा आने पे वो मिनिमम वेवलेंथ देगा, या यू कैन से शॉर्टेस्ट वेवलेंथ देगा, या यू कैन से लास्ट लाइन भी यूज कर सकता है वो, ऐसे ऐसे लास्ट लाइन, और लाइमन सीरीज के लिए लास्ट लाइन की वेवलेंथ निकालो ऐसे बोलेगा। तो समझ जाना कि कहां से आ रहा है, यानी इनिशियल एन आपका 1 हो जाएगा, और लाइमन में आ रहा है तो आपका फाइनल हो जाएगा, दिस इज इनिशियल, दिस इज इनफाइनाइट, और फाइनल हो जाएगा जिस पे जा रहा है लाइमन के लिए, दिस इज 1, ओके, यू हैव टू टेक दैट वैल्यू। इट मींस दैट मैं ये कहना चाहता हूं, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की अगर बात कर रहा है मैक्सिमम वेवलेंथ के लिए, तो दोस्तों वो जस्ट पास वाले से आएगा। जैसे अगर मैं लाइमन के लिए बात करूंगा, तो एन मैं यहाँ पे जो लेने वाला हूं, जो फाइनल वैल्यू एन की होने वाली है 1 होने वाली है, और इनिशियल कहां से आ रहा है, जस्ट पास 2 से आ रहा है। इस तरीके से आप याद रखें लॉन्गेस्ट के लिए। और अगर शॉर्टेस्ट की आप बात कर रहे हो तो इन्फिनिटी से आना पड़ेगा और 1 पे आना पड़ेगा। इतना सेंस बस आपने सीख के जाना, मजा आ जाएगा, टेंशन नहीं है। ये टर्म्स याद रखना सारे, या तो मैक्सिमम बोलेगा, लॉन्गेस्ट बोलेगा, या फर्स्ट लाइन की बात कर सकता है, ओके। अब हम बात कर लेते हैं यार, अगर लेट्स सी वो कहीं से भी आ रहा है और फर्स्ट वाली ऑर्बिट में n1 पे नहीं आता है, 2 पे आता है, तो 2 पे आएगा तो पक्का 3 से आएगा, या 4 से आएगा, या 5th से आएगा, या उससे ऊपर वाली से आएगा, ठीक है, मतलब आप इन्फिनिटी से ले लो डायरेक्ट। तो अगर 2 पे आता है तो नेक्स्ट सीरीज जो यहाँ पे रेडिएशंस निकलते हैं उसको नाम दिया गया है बार्मर सीरीज,
ठीक है, इसको नाम दिया गया बार्मर सीरीज। और बिल्कुल ये सारे टर्म्स उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप यूज कर लेंगे। बस याद क्या रखना है, 4 बार्मर सीरीज, 4 बार्मर सीरीज आपने याद रखना है। जो वो आएगा, जिसमें आएगा मतलब जिसमें आएगा जो उसका फाइनल एन है वो तो 2 ही होने वाला है। अब वो एन जो इनिशियल होगा वो 3 से भी आ सकता है, 4 से भी आ सकता है, इंफिनिटी से भी आ सकता है। अगर तो आएगा 3 से तो पक्का लैम्डा मैक्सिमम देगा, यही तो सीखा हमने। अगर आएगा इंफिनिटी से तो पक्का लैम्डा मिनिमम देगा, मतलब शॉर्टेस्ट यहां से मिलेंगी, लॉन्गेस्ट यहां से मिलेगी, यू कैन से ओके। अब आप थोड़ा सा पक्का पक्का कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे कि क्या है कॉन्सेप्ट, कैसे अप्लाई करना है, टेंशन नहीं है, ठीक है। अगर दोस्तों वो डायरेक्ट 3 पे आता है तो 4 से आना पड़ेगा, 5 से आने पड़ेगा या उससे ऊपर से आना पड़ेगा। तो जब वो यहां पे आता है तो नेक्स्ट पार्टीशन सीरीज यहां पे बन जाती है। ये आप याद रखें, अगर वो 4 पे आएगा, मैं जल्दी जल्दी आपको बता दे रहा हूं, 4 पे आएगा तो आपकी ब्रैकेट बनेगी, फिर 5 पे आएगा तो पी फंड बनेगी। ये आप याद रखेंगे, यहाँ पे आपकी ब्रैकेट सीरीज बन जाएगी, ठीक है। और ये जितने टर्म्स हैं उसी के अकॉर्डिंग आप याद रख सकते हो, बहुत आसानी से आप अपने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। कभी कभी क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ ले जाता है कि सर रेशियो बताओ कि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ, अगर आपसे पूछे लाइमन सीरीज ओवर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ, है ना, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ बार्मर सीरीज, इनका भाई रेशियो बताओ, तो भाई क्या करोगे, रेशियो निकाल लेंगे यार। फॉर्मूला क्या यूज करोगे, दिस वन, दिस इज द रिडबर्ग फॉर्मूला, रिडबर्ग कांस्टेंट, जेड आपको पता ही है, ओके। और ये वेवलेंथ है, और इस वेवलेंथ को आप इसके वेव नंबर, इसको म्यू बार की फॉर्म में, वेव नंबर की फॉर्म में भी लिख सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, मतलब जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ n1 एंड n2, ओके, एन इनिशियल एंड फाइनल, ओके। सो अगर मैक्स पूछ रहा है लाइमन के लिए तो आपको पता है यहाँ पे n क्या लेना है, लाइमन में आ रहा है तो n फाइनल 1 हो गया, और कहां से आएगा, उसके जस्ट पास वाले से आएगा, यानी 2 लेना है। वहां पे पुट करेंगे, रेशियो बना देंगे, टेंशन नहीं है। एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला भी आप बना के ला सकते हो, टेंशन नहीं है। आप जस्ट बेसिक कंसेप्ट पे काम करें, हो जाएगा। चीजें बहुत ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। शॉर्टेस्ट के लिए बार्मर देख लो पहले, तो इसका मतलब फाइनली वो 2 पे आने वाला है, और चूंकि शॉर्टेस्ट है तो वो इनिशियली कहां पे था, इन्फिनिटी से आने वाला है। Simple logic is that. So this is for Balmer series. You just remember this, okay? इतनी चीजें अगर आप याद रखेंगे, इनकी एनर्जी याद रखेंगे, इनके सारे ये सीरीज का जो यहाँ पे रेडिएशन यहाँ पे जो बन रही है, सीरीज जो बन रही है, उनकी वेवलेंथ किस फॉर्मूले से, किस तरीके से आपने कैलकुलेट करनी है, बहुत आसानी से यू कैन सॉल्व द टाइप ऑफ प्रॉब्लम। कुछ क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा जिससे आपके फंडामेंटल कॉन्सेप्ट हो जाए एकदम क्लियर, ओके। ओके यार, प्रैक्टिस हमने क्वेश्चंस की भी कर ली है, जो भी कॉन्सेप्ट हमने सीखे थे जल्दी से उनके डिपेंडेंट जो क्वेश्चंस हमने डिस्कस किया, आई होप आपको मजा आया होगा, किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं पता आपको चल गया होगा, ठीक है। लिटिल बिट कुछ और कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे जल्दी से डिस्कस कर लेता हूँ, और हम एटॉमिक स्ट्रक्चर को जल्दी से फिनिश करने वाले हैं, और इस टाइप के क्वेश्चन जो भी आएंगे आप आराम से प्रैक्टिस करके सॉल्व करके आ सकते हैं, ठीक है। तो यार हम बात करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो भी वहां पे इमिशन हो रहा है और उसमें जो भी रेडिएशन वहां पे एनर्जी रेडिएट हो रही है, वहां पे उनकी जो वेवलेंथ है वो आपने रिडबर्ग फॉर्मूले से निकाली थी, आप इससे भी कैलकुलेट कर सकते हो। लैम्डा समटाइम भी बहुत ही इजी हो जाता है, अगर आपको ये है यहाँ पे जो एनर्जी लेवल है उनका डिफरेंस है ना, एनर्जी जो है, एनर्जी लेवल है ना, एनर्जी लेवल डिफरेंस ऑफ एनर्जी लेवल्स, ओके, डिफरेंस ऑफ एनर्जी ऑफ द गिवन रेस्पेक्टिव एनर्जी लेवल्स, आप ऐसे कह सकते हो। लेट्स सी वो आ रहा है 2 से 1 में, तो यहाँ पे एनर्जी है E2, यहाँ पे एनर्जी है E1, तो जब ये यहाँ पे आएगा तो इसकी एनर्जी का जो डिफरेंस आएगा वो आप कैलकुलेट कर सकते हो E2 माइनस E1 से। तो अगर ये डायरेक्ट आपको पता है ना कि कैलकुलेट करना पड़े, तो यहाँ पुट करो तो लैम्डा डायरेक्ट ही आ जाएगा। ये नंबर आप याद रखें 1 2 4 3 1 ओवर डेल्टा E, उन दोनों ऑर्बिट के बीच में जहां से वो ट्रांजिशन करने वाला है, 2 से 1 पे आने वाला है, या 3 से 2 पे आने वाला है, 3 से 1 पे आने वाला है, वो अगर आप डायरेक्ट रखे, जो मैंने 1 2 3 4 5 तक आपको बताई थी, वो डायरेक्ट अगर वैल्यूज याद है तो बहुत आसान होने वाला है। फिर उनका डिफरेंस अगर आपको याद है, एंगस्ट्रॉम में आपको वैल्यू मिल जाएगी, बट अल्टीमेटली यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला, समटाइम ये बहुत आसान कर देगा क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने के लिए, ठीक है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज और है दोस्तों जो आपने याद रखनी है, नंबर ऑफ पॉसिबल स्पेक्ट्रम लाइंस। आपने देखा होगा यहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, दैट्स व्हाई यू हैव टू रिमेंबर। इसका मतलब क्या है कि जब वो ट्रांजिशन बेसिकली कर रहा है, किसी हायर स्टेज से आ रहा है, 4 से 1 पे आना चाहता है, ठीक है, तो वो कितनी यहाँ पे जो आपकी ऑर्बिट्स हैं उनको जब वो क्रॉस करके आ रहा है तो उसकी
टोटल नंबर वो जो वहां पे फोटॉन्स की एनर्जी रिलीज होने वाली है तो कितनी होने वाली है, पॉसिबल स्पेक्ट्रल लाइंस, ऑल द टाइप ऑफ पॉसिबल ट्रांजिशन कितने होने वाले हैं वो पूछ रहा है। और यहाँ पे बहुत सारे नंबर ऑफ एटम जितने भी हो सकते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए उसने बोला नंबर ऑफ पॉसिबल स्पेक्ट्रल लाइंस जब वो डायरेक्ट ग्राउंड पे आएगा, इस बात आप ध्यान रखना। तो उसके लिए आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, नंबर ऑफ पॉसिबल स्पेक्ट्रल लाइंस फ्रॉम ऑल दी पॉसिबल एटम्स जो वहां पे होने वाले हैं, है ना। तो वहां पे आप यूज कर सकते हो n into n-1/2 यानी nc2, आप ये यूज करें, फॉर्मूला आप यहाँ पे लिख सकते हो। n क्या है यहाँ पे, वो ऑर्बिट का नंबर है, जैसे 4 से आ रहा है, लेट्स सी फॉर एग्जांपल वो 4 से आ रहा है 1 में, ठीक है, 4 से 1 में आ रहा है, तो यू हैव टू टेक द वैल्यू ऑफ 4 पुट हियर, तो 4 into 4 minus 1/2, तो दैट इज 4 into 3 and by 2 दैट इज 6। तो नंबर ऑफ पॉसिबल जो उसके पास स्पेक्ट्रल लाइंस वहां बनने वाली हैं वो 6 बनेंगी। एग्जांपल के थ्रू जल्दी से मैंने आपको बता दिया है कि अगर वो 4th ऑर्बिट से फर्स्ट पे आ रहा है तो हाउ मेनी नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इज देयर पॉसिबल, वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। नंबर ऑफ पॉसिबल लाइंस आपकी 6 होने वाली है। इसका मतलब क्या है, लेट्स सी ये 4th ऑर्बिट है और लेट्स सी उसने 1 पे आना है, ठीक है, तो क्या होगा, देखो 4 के बाद इसके बाद 2 भी होएगा, फिर इसके बाद आपका 3 भी होएगा, ठीक है, 2 3, तो या तो वो 4 से डायरेक्ट 1 पे आ जाए, तो ये उसका पहला जो स्पेक्ट्रल सीरीज उसकी बनने वाली है, जो स्पेक्ट्रल लाइन पहली यहाँ पे इस तरीके से बन सकती है, ठीक है, या वो 4 से 2 पे आए, ठीक है, ये दूसरी बन सकती है, ठीक है, या वो 4 से 3 पे आए, ये तीसरी बन सकती है। अब आप ध्यान से समझ लेना, अगर वो 4 से यहाँ पे आ रहा है तो यहां से वो डायरेक्ट 1 पे आ सकता है, समझ रहे। अब ये डायरेक्ट 1 पे आएगा तो ये बन जाएगा 4th वन, या फिर वो पहले 2 पे आ सकता है, ये बन जाएगा 5th वन। आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी, ठीक है, इस तरीके से आपका 5th वन हो गया। अब चूंकि वो 2 पे है तो अगर 2 से वो 1 पे भी तो आ सकता है 6, तो आप देख सकते हो इतने पॉसिबल वे उसके पास हो सकते हैं 1 पे आने के लिए। तो इसलिए उसने बोला है कि जब हम सारे एटम्स को इंक्लूड कर लेते हैं स्पेक्ट्रल सीरीज के लिए, जब वो ट्रांजिशन कर रहा होता है तो उसको ग्राउंड स्टेट पे अगर आना है तो ग्राउंड के लिए वैलिड है, डायरेक्ट ग्राउंड पे आना तो इतने पॉसिबल टोटल नंबर ऑफ उसमें ट्रांजिशंस वहां पे इंक्लूड होंगे। सो दिस इज 6, यहां से निकाल लो, इस तरीके से आप बना सकते हो, टेंशन नहीं है। लेकिन अगर वो बोलता है केवल ट्रांजिशन जो हो रहा है वहां फोटॉन्स एनर्जी का जो इमिशन हो रहा है वो 1 एटम के लिए है, सिंगल एटम की अगर दोस्तों बात करेगा तो जो टोटल नंबर ऑफ वहां पे बनने वाले हैं, टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल वहां पे बनने वाली है, उसको आप n-1 कंसीडर करोगे, ठीक है, ऐसे लिख लो यार, n-1 वहां पे स्मॉल वाले n का हम यूज करते हैं, ये केवल यूज होगा फॉर्मूला, और ये आपकी नंबर ऑफ ऑर्बिट का जो नंबर होगा, ऑर्बिट यहाँ पे बनने वाली है, ठीक है, नंबर ऑफ जो ऑर्बिट होगा उसका, जैसे 4 है तो 3 यहाँ पे यूज होगा, जो स्पेक्ट्रल लाइन वहां पे बनने वाली होगी। तो एक कम आपने लेके चलना है एक सिंगल एटम के लिए, ये बस आपने ध्यान रखना है, दिस इज इंपॉर्टेंट। ओके, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे गए हैं, डायरेक्ट ये कभी कभी कुछ क्वेश्चंस में वेवलेंथ वगैरह निकालने के लिए हमारी हेल्प भी कर देता है, दैट्स व्हाई यू हैव टू रिमेंबर। तो ये कंसेप्ट भी आपको क्लियरली याद होना चाहिए। कुछ और टर्म्स हैं जो यहाँ पे आपको याद होना चाहिए। अगर वो बात करता है एक्साइटेशन, ठीक है, एक्साइटेशन एनर्जी की अगर बात करता है तो जैसे कि नाम से ही क्लियर है, एक्साइटेशन एनर्जी में क्या होगा, अगर वो कभी जैसे n1 है, ये n2 है, अगर वो लोअर स्टेट से हायर स्टेट में जाना चाहता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, ठीक है, तो लोअर से हायर में जाने के लिए यार अपने आप तो नहीं जाएगा, ऑब्वियसली उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, उसको कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, है ना, क्योंकि लोअर से हाई पे जाना है। तो जब हम इसको एनर्जी देंगे दोस्तों, किसी फोटोन की एनर्जी, तो ये एनर्जी को लेके अपर स्टेट में जा सकता है, ठीक है, एनर्जी को लेके वो डिपेंड करेगा जो फोटोन की एनर्जी आपने दी है, दैट फोटोन एनर्जी मस्ट बी ग्रेटर देन इसकी उस पर्टिकुलर ऑर्बिट में जो एनर्जी होगी उसकी ऑर्बिट एनर्जी की, है ना, ऑर्बिट जो एनर्जी होगी। जैसे अगर यहाँ पे एनर्जी है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अगर जो आपने इसको एनर्जी सप्लाई की है यहाँ से, ठीक है, फोटोन की, वो इससे कम हो गई तो ये नहीं जा पाएगा, ये आपको बिल्कुल क्लियर है, वो उससे ज्यादा ही होनी चाहिए, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट कंडीशन। ओके, तो मतलब जो इसको एनर्जी सप्लाई की जाएगी, एनर्जी ऑफ फोटोन जो सप्लाई की जाएगी, दैट मस्ट बी ग्रेटर देन द एनर्जी ऑफ द ऑर्बिट जिसमें वो एग्जिस्ट कर रहा है, तभी वो हायर स्टेट पे जा पाएगा। ये बिल्कुल कॉमन सेंस है, ये आपको ध्यान रखना है। बट अगर वो बात करता है आयनाइजेशन एनर्जी की, तो आयनाइजेशन एनर्जी में क्या होता है कि जो एनर्जी आप सप्लाई कर रहे हो वो उसकी ऑर्बिट की एनर्जी से ज्यादा भी हो सकती है ना, और उसके इक्वल भी हो सकती है, दैट डिपेंड्स। अगर इक्वल है तो ऑब्वियसली शिफ्ट कर ही जाएगा, ज्यादा है तो कुछ एनर्जी जब वो इलेक्ट्रॉन जा रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी जो इजेक्टेड जो इलेक्ट्रॉन हो उसकी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। ये आपने बस ध्यान रखना है, कभी अगर ये टर्म्स यूज होते हैं तो आपने याद रखना
कि एक्साइटेशन एनर्जी का मीनिंग क्या है और इसमें हम करने क्या वाले हैं। अगर उसको हम एक्साइट कराना चाहते हैं फ्रॉम लोअर स्टेट टू हायर स्टेट, वी हैव टू सप्लाई सम एक्सटर्नल एनर्जी, दैट इज द फोटोनिक एनर्जी। ओके, एंड दैट डिपेंड्स कि वो जाएगा नहीं जाएगा कि उनमें रिलेशन क्या है। ओके, अगर वो कम रहेगी ऑर्बिट की एनर्जी से तो ऑब्वियसली नहीं जा पाएगा ना यार। तो ये सारे कंसेप्ट आपने एक बार रिवाइज कर लेने हैं बढ़िया तरीके से। क्वेश्चंस अगर इन पे आएंगे तो आराम से आप सॉल्व करके आ सकते हो दोस्तों, ठीक है। तो जो कुछ इसके एग्जांपल्स ऑलरेडी हम ले चुके हैं और जो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयरली पूछे जा चुके हैं उनकी बढ़िया से आप प्रैक्टिस करके जाएंगे तो एक बढ़िया कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बिल्ड हो जाएगा और आप क्वेश्चंस बढ़िया से सॉल्व करके आ सकते हैं। ओके, क्वेश्चन में क्लियर सब कुछ लिखा हुआ, बढ़िया से पढ़ ले। उसने बोला है कि एक पर्टिकुलर सीरीज का उसने कोई नाम नहीं लिया है, बस उसने ये बोला है कि यहाँ पे ट्रांजिशन हो रहा है थर्ड एक्साइटेड स्टेट। देखो अब वो नाम यूज कर रहा है, उसने बोला थर्ड एक्साइटेड स्टेट से वो जाता है सेकंड एक्साइटेड स्टेट में, देन कंसिक्वेंटली वो जा रहा है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में। बस इस तरीके की लैंग्वेज यूज कर रहा है। अब ये थर्ड एक्साइटेड स्टेट, सेकंड या थर्ड या फर्स्ट कुछ भी बात कर रहा है तो ये किसी पर्टिकुलर सीरीज का नाम तो उसने यूज नहीं किया क्वेश्चन में। तो आपने समझना है जब क्वेश्चन में किसी पर्टिकुलर सीरीज का नाम यूज ना करें, ना लाइमन ना बार्नर कुछ भी नहीं, तो आप लाइमन के बारे में बात करेंगे, लाइमन सीरीज के बारे रिस्पेक्ट में आप बात करेंगे। अगर लाइमन सीरीज N1 पे आने से बनती है तो उससे जस्ट ऊपर वाला उसके लिए फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होती है, उससे नेक्स्ट वाली सेकंड एक्साइटेड स्टेट होती है, ध्यान रखना, उससे नेक्स्ट वाली थर्ड एक्साइटेड स्टेट होती है और उससे नेक्स्ट वाली फिर ऐसे ही सो ऑन फोर्थ एक्साइटेड स्टेट होती है। उसने बोला इलेक्ट्रॉन आपका जंप कर रहा है थर्ड एक्साइटेड स्टेट से आ रहा है सेकंड में, मतलब ट्रांजिशन यहाँ पे 4 से थर्ड होने वाला है, तो वो वहां पे एक वेवलेंथ रिलीज कर रहा है लैम्डा 1, तो हम निकालेंगे 1 बाई लैम्डा 1 इक्वल टू आर जेड स्क्वायर इंटू 1 बाई एंड फाइनल 3 में आ रहा है, कहां से आ रहा है 4 से आ रहा है, आप समझ सकते हो। तो ये 1 बाई लैम्डा 1 दोस्तों आएगा आर जेड स्क्वायर, यहाँ पे आएगा 16 एंड दिस इज 9। ओके, तो दिस इज 7 एंड बाई 9 इंटू 16, तो दिस इज 9 इंटू 16 ही लिख लो आप, ठीक है, ज्यादा बेटर रहेगा। तो ये आप इक्वेशन नंबर 1 मान लो, उसने रेशियो पूछा, निकाल लेंगे, टेंशन नहीं है, ठीक है। अब अगर रिवर्स करना चाहते हो तो कर सकते हो आप, अगर लैम्डा 1 यहां से निकालना चाहते हो 9 इंटू 16 बाई 7 आर जेड स्क्वायर, या लैम्डा 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 8। फिर वो बोलते हैं कि सेकंड एक्साइटेड स्टेट से वो फर्स्ट में आ रहा है। बस देखो ना, इसको सॉल्व करना इज नॉट इंपॉर्टेंट, इसको समझना इज इंपॉर्टेंट। जो यहाँ पे वर्ड्स वो यूज कर रहा है एक्साइटेड स्टेट एंड ऑल, क्योंकि यहाँ पे कोई सीरीज डिफाइन नहीं की गई थी, तो विद रिस्पेक्ट टू लाइमन सीरीज आप मान के चलेंगे कि वो अपनी लोवेस्ट एनर्जी में आ रहा है। तो थर्ड एक्साइटेड स्टेट क्या होगी, N1 को छोड़ के उससे पहले वाली, उसके जस्ट बाद वाली है, ऊपर वाली जस्ट हायर स्टेट, वो फर्स्ट होगी, फिर सेकंड, फिर थर्ड। तो थर्ड से 2 में आया, फिर नेक्स्ट वो 2 से फर्स्ट में आता है। तो जब वो 2 से फर्स्ट में आएगा मींस वो 3 से 2 में आ रहा है, तो उसके लिए जो एनर्जी रिलीज करेगा उसमें जो वेवलेंथ होगी व्हाट इज दैट, आर जेड स्क्वायर 1 बाई, है ना, फाइनल किस में आ रहा है 2 में आ रहा है, कहां से आ रहा है 3 से आ रहा है। तो आप चेक कर सकते हो 1 बाई लैम्डा 2 आपका बनेगा आर जेड स्क्वायर, दिस इज 9 माइनस 4 5 बाई 4 इंटू 9 आप दे सकते हो, लैम्डा 2 रिवर्स करके आप निकाल सकते हो, 4 इंटू 9 ओवर 5 आर जेड स्क्वायर, ये बन गई सेकंड आपकी इक्वेशन। उसने बोला है दोनों का रेशियो बता दो, तो भाई डिवाइड कर लोगे आप, आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। सो अगर आप लैम्डा 1 को लैम्डा 2 से डिवाइड करने वाले हो तो ये आर जेड वाला तो टर्म कैंसिल हो जाएगा। तो आप देखोगे 9 इंटू 16 बाई 7 डिवाइड में 4 इंटू 9, 9 से 9 कैंसिल, 4 से ये कैंसिल होने वाला है आपके पास। अच्छा 5 भी तो है, 4 9 बाई 5 भी तो है, तो ये 4 आ जाएगा ऊपर, 5 ऊपर जाएगा, यानी 20, ठीक है, 20 बाई 7 एंड दिस इज योर आंसर। ये एक रेशियो आपसे पूछा गया था। बस क्वेश्चन आसान होने वाला है, बट आपने कैलकुलेशन पे थोड़ा अच्छे से ध्यान देना है और अपने कंसेप्ट को यूज करना आपको आना चाहिए। उसमें जो वर्ड्स यूज किए जाएंगे, जो टर्मिनोलॉजी यूज की जाएगी, वो आपको अप्लाई करने आनी चाहिए। आराम से आप क्वेश्चन सॉल्व करके आ सकते हो, ठीक है। ओके यार, एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं बढ़िया से आपको, और आपका फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और जो कॉन्सेप्ट आपने सीखी है आपको मजा आ जाएगा कि किस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व करके आने वाले हैं, ठीक है। तो हियर इज द क्वेश्चन, आप जल्दी से रीड कर लो। मैंने बोला ना मेंस एग्जाम के लिए कंसेप्ट ये सफिशिएंट होने वाले हैं। अगर आप बढ़िया से इनको प्रैक्टिस करके जाएंगे, अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करके जाएंगे। इस क्वेश्चन को अप्लाई करके देखते हैं क्लियरली उसमें क्या बोला गया है। यार देखो, उसने बोला है कि एक हाइड्रोजन एटम है जो अपनी ग्राउंड स्टेट में यानी N1 पे है, तो यहाँ पे है वो इस समय, ठीक है। हाइड्रोजन जो एटम है आपके पास, वो अपनी ग्राउंड स्टेट में है। तो उसने बोला कि उसको एक फोटोनिक एनर्जी सप्लाई की गई है जिसकी जो वेवलेंथ आपको दे रखी है 980 एंगस्ट्रॉम।
ये इतनी वेवलेंथ है जो फोटोनिक एनर्जी इसको दी गई है, अब इसको ये एक्साइट कराना चाहता है, ठीक है। तो बताओ ये जब एक्साइट करके किसी एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो वहां पे उसकी रेडियस क्या होने वाली है? सिंपल लॉजिक इज दैट। तो यार देखो सीधी सी बात है, जब ये यहां से एक्साइट होगी उस एनर्जी को पहले देखना पड़ेगा कितनी एनर्जी इसको दी, फिर इसके पास कितनी एनर्जी वहां पे बन चुकी है उस पर्टिकुलर ऑर्बिट में, ठीक है, वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अब जिस ऑर्बिट में एक्साइट होके जाएगा वो हमें नहीं पता है कि 1 से 2 में जाएगा, 3 में जाएगा या 4 में जाएगा। उसके लिए आप पहले क्या करोगे, इसको सप्लाइड एनर्जी कितनी दी गई है वो देख लेते हैं। तो आपको बताया डेल्टा ई, मैंने आपको बताया था ये होता है hc बाई लैम्डा, और hc की वैल्यू यहाँ पे डायरेक्ट दे रखी है hc बाई लैम्डा। hc की वैल्यू डायरेक्ट उसने क्वेश्चन में गिवन है और ये आपने यहाँ पे यूज कर लेनी है 12500 और लैम्डा 980 दे रखा है। इसको आप सॉल्व करो, सॉल्व करने के बाद ये 12 आपके पास आने वाला है 755 लगभग ये इतना आपके पास यहाँ पे बनने वाला है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब देखो ये इतनी सफिशिएंट इसके पास एनर्जी हो चुकी है, मतलब जो उसको वहां पे उसकी स्टेट चेंज करने के लिए उसको जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। तो अब उसमें उसके पास जो टोटल एनर्जी है वो कितनी है, आप देखो ध्यान से। पहले एनर्जी कितनी है, माइनस इनिशियल एनर्जी कितनी थी उसकी ऑलरेडी स्टेट 1 में -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये तो होती है उसके पास, तो 0.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये पहले से है, प्लस सप्लाई इतनी की है 12.755 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप इसको जब सॉल्व करोगे आप देख सकते हो यहाँ से 13.6 माइनस में 12. दिस इज 76, ओके 76 आप लिख सकते हो। इसको आप सॉल्व करो तो माइनस में एनर्जी आएगी, क्योंकि ये वाले देखो माइनस में आपके पास एनर्जी आने वाली है -0.84 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास आपके पास एनर्जी आने वाली है। और इस एनर्जी को देख के कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको याद आ गया होगा कि यार ये जो एनर्जी यहाँ पे आई है उस पर्टिकुलर ऑर्बिट में, ये किस ऑर्बिट में एनर्जी आई होगी जो उसके पास यहाँ पे टोटल एनर्जी बनी है, तो वो कहां पे गया होगा, इस एनर्जी से ही आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपने एन की वैल्यू पहले निकालनी है कि किस ऑर्बिट में गया होगा तो भी कर सकते हैं। फॉर्मूला आपके पास है En इक्वल टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ओवर आपके पास होता था n स्क्वायर, है ना। हाइड्रोजन की बात करो Z1 हो गया तो n स्क्वायर आप निकाल सकते हो -13.6 ओवर En जो आपके पास है, जो आपने यहाँ से कैलकुलेट करी है, ठीक है। इसकी वैल्यू आप यहाँ पुट कर लेना -13.6 ओवर -0.84, तो लगभग ये 16 आपके पास यहाँ पे बनना चाहिए, ठीक है 16। तो n स्क्वायर आपके पास आ रहा है 16, तो n आ जाएगा आपके पास 4। वैसे भी ये सॉल्व करने की जरूरत नहीं है आपको, आप डायरेक्ट इस एनर्जी को देख के बना सकते हो, क्योंकि एनर्जी लेवल मैंने आपको बताया था पहले में -13.6 आती है, 3.4 आती है, फिर यहाँ पे 1.81, इस तरीके से वो इस तरीके से वैरी कर रही थी। तो अगर आपको डायरेक्ट पता है, बस यहीं से आपको पता चल जाना था कि यहाँ पे ये जो होती है, ये फोर्थ जो स्टेट होती है इसकी, फोर्थ ऑर्बिट जो होता है इसका फोर्थ, उसी से आप डायरेक्ट पता लगा सकते थे कि इसका नंबर N4 होने वाला है। अगर वो N4 में जा रही है, मतलब यहां से एनर्जी को लेके वो 4 में जाएगा, तो n की वैल्यू आपको डायरेक्ट ही मिल गई है। तो वहां पे जो रेडियस होने वाली है, आपको याद होगा Rn डिपेंड करता था n स्क्वायर पे, तो Rn को अगर मैं लिखूंगा तो उसकी बोहर रेडियस a0 ले सकते हो, तो n स्क्वायर ले सकते हो वहां पे बहुत क्लियरली। तो Rn आप लिख सकते हो a0 इंटू n आ गया आपका, इवन n स्क्वायर ही 16 आया तो n4 16 ही रहेगा, तो Rn आपका आ जाएगा 16 ऑफ a0। नाउ दिस इज योर फाइनल आंसर इन दैट पर्टिकुलर, ये किसमें है Rn का मतलब ये फोर्थ उसमें ऑर्बिट में वो जा चुका है एक्साइट होने के बाद, तो वहां पे ये आपका फाइनल आंसर बन जाएगा। और इस तरीके से आप अपने क्वेश्चन सॉल्व करके दोस्तों आ सकते हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में यार काफी लेंथी हो रही है, तो मैं इसी को बस कवर करूंगा जिससे कि आप इसको बढ़िया से देखें और इसके कॉन्सेप्ट एटलीस्ट आपके बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो में जो 2-3 और कॉन्सेप्ट है, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है और अदर जो कॉन्सेप्ट आपके पास आने वाले हैं, रेडियो एक्टिविटी एंड ऑल, उनको कवर करने की, जिससे जल्दी से जल्दी आपको पूरा चैप्टर क्लियर हो जाए। और इससे बहुत क्वेश्चन मैंने आपको बोला था इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं, और 3 क्वेश्चन भी एटलीस्ट अगर इससे आएंगे तो 12 मार्क्स आप यहाँ पे सिक्योर करके जाने वाले हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बढ़िया से मेहनत करना और प्रैक्टिस करना और बढ़िया से क्वेश्चन सॉल्व करके आना। ओके एंड ऑल द बेस्ट।